हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वर्ब की फोर्थ क्लास में आपका सभी का स्वागत है। जैसे कि कल की लास्ट क्लास में मैं वादा करके गया था कि हम पढ़ेंगे मार्जिनल्स, नीड, डेयर और यूज टू। तो इस प्रकार की चीज़ को देखने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि ये है क्या जिसके बारे में बात चल रही है ना। एक सेकेंड, है ना। तो देखो ज़रा, ठीक है, पहले मैं वर्ब से स्टार्ट करता हूँ। पहले थोड़ा सा एक बार और बताता हूँ तुम्हें ना। जैसे कि हमें पता है कि अगर मैं वर्ब की बात करूं तो मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा और अब की बार एक लेवल अप कर देंगे इसको। कुछ वर्ब्स प्राइमरी, एक तो प्राइमरी होती है, दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉडल्स की बात कर रहे हैं। प्राइमरी जैसे हमारे पास एसएमआर है, समझ रहे हो, वॉज वर है, ठीक है, हैज़, हैव, हैड हो गया। इनके साथ कुछ हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, एसएमआर वॉज वर के साथ अपना आईएनजी फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये कुछ है, माना एसएमआर वॉज वर है, हैज़ हैव हैड है। और डू की फैमिली होती है, एक सेकंड रुको जरा, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, जगह कम है अपने पास। एक हमारी डू फैमिली है, जैसे डू है, डज है और डिड है, ठीक है। तो ये तो कुछ प्राइमरी वर्ब्स हैं हमारे पास, ये हेल्पिंग वर्ब बनती हैं, इनको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोला जा रहा है। थोड़ा जुकाम है मुझे, माफ़ी चाहते हैं। दूसरा, मॉडल्स हमारे पास होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। मॉडल्स क्या, कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट टू, ठीक है। बाकी मेन वर्ब की बात करें तो मैं बता चुका हूँ। ये मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में रहें चीज़ें, है ना। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि यार अभी तो बताया था, दोबारा बता रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं बालक, एक बार में चीज़ें नहीं होती हैं तैयार, अगर आप सोच रहे हो। धीरे 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 इन चीज़ों को तुम्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए कुछ चीज़ें मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, बेसिक बेसिक। जैसे कोई बच्चा अगर कमज़ोर है तो पकड़ ले यार एटलीस्ट। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब को दो पार्ट्स में बांटा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। फिर मैंने प्राइमरी करी, इस एम आर वाज वर्ब। देखो मैं बताता हूँ, तीन फैमिली होती हैं। ये बी फैमिली से बिलोंग करता है, ये हैव फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो तीनों को प्राइमरी वर्ब्स बोला गया है। तीनों सिंगुलर प्लूरल के रूप में अपना जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यूज़ होते हैं। फिर हमारे मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स हमेशा क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। 10 हमारे पास मॉडल्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। फिर हमारे पास कुछ मेन वर्ब्स होती हैं। ट्रांजिट, मेन वर्ब पढ़ लिया, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। इज एम आर वॉज वर के बारे में बहुत कुछ देखा है। हैज़ हैव हैड, डू डज डिड के बारे में बहुत कुछ देखा है। क्यों देखा है हैज़ हैव हैड, मतलब कैसे देखा है कि इज एम आर वॉज वर अकेला आया है तो हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब है। अकेला आया है तो इज एम आर वॉज वर वो लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करता है, तब वो मेन वर्ब होता है। जब अकेला आता है तो कैसे आता है, हैज़ हैव हैड कई बार अकेले आते हैं। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़े तो क्या यूज़ करते हैं, डू डज डिड का हमने थोड़ा यूजेस देखे। प्राइमरी में के बारे में बहुत कुछ बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में हम कर चुके हैं बातें कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है। तो मैं भले से ऐसा टॉपिकली नहीं समझ में आया होगा कि ये पढ़ लिया, लेकिन हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बेसिक्स काफ़ी पढ़ लिया हमने इन दोनों का। बात बची मॉडल्स की, इनको पढ़ाऊँगा टेंस में। लेकिन हाँ, मार्जिनल्स की बात कर लेते हैं यार, ठीक है। एक पेयर हमारे पास होता है जिसको मार्जिनल्स बोलते हैं। देखो मार्जिनल्स के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक चीज़ ये है मेरे पास, क्या, अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो मार्जिनल्स बनेगा। दोनों को मिला दूँ, मार्जिनल्स क्या बनेगा। देखो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ। एक चीज़ हमारे पास मार्जिनल्स पे होती है, इसको मैं यहाँ से मैंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। उसका रीज़न ये है कि मैं इसको मिक्स नहीं करना चाह रहा। मार्जिनल्स नाम की एक चीज़ हमारे पास होती है। हमारे पास तीन मार्जिनल्स हैं, नीड है, डेयर है और क्या है, यूज टू है। नीड है, डेयर है और क्या है, यूज टू है, ठीक है साहब। नीड, डेयर और यूज टू। नीड, डेयर और यूज टू मार्जिनल्स होते हैं। मार्जिनल्स किसको कहते हैं, मार्जिनल्स वो लोग हैं
जो दोनों काम कर सकते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं, ये मेन वर्ब भी बन सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कैसे कब यूज़ हो रहे हैं। बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है अगर आपको इनकी समझ नहीं है, तो समझ इन द सेंस की कॉन्सेप्चुअल समझ नहीं है, तो रट रखा है तो बड़ा मुश्किल होगा पकड़ना। मार्जिनल्स क्या होते हैं? मैंने कहा मार्जिनल्स हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं। आपने कहा ये अगर यही बात बतानी थी तो ऊपर वाली बात बताने की ज़रूरत क्या थी? ऊपर वाली बात बताने की ज़रूरत बच्चे ये थी, मार्जिनल्स जब जब हेल्पिंग वर्ब बनते हैं तो मॉडल्स की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? मॉडल्स की तरह। आपने कहा मॉडल्स की तरह बिहेवियर का क्या मतलब है भाई? मैंने कहा मतलब ये है, जैसे मॉडल्स कहीं लिखे हों तो वो हेल्पिंग वर्ब बनते हैं, और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना? सेम एज कहीं मार्जिनल्स लिखे हैं, मार्जिनल्स मतलब नीड, डेयर, यूज टू, ठीक है? कहीं मार्जिनल्स लिखे हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? तो इनके साथ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया सेम बिहेवियर मॉडल्स जैसा। अगर मार्जिनल्स क्या बने हैं? हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए हैं, तो इनके साथ मेन वर्ब आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर मार्जिनल्स मेन वर्ब बने हैं तब ये मॉडल्स जैसा बिहेव नहीं करते हैं, तब ये मॉडल्स जैसा बिहेव नहीं करते हैं। तब ये क्या करते हैं? एक सेकेंड। तब ये क्या करते हैं? तब ये करते हैं कि जो मार्जिनल्स होते हैं, जो मार्जिनल्स होते हैं, है ना, जो कि बेसिकली फ़िलहाल के रूप में क्या है? मेन वर्ब है, उसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तब ये इन्फिनेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? इन्फिनेटिव। जिसको नहीं पता, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश ग्रामर की लैंग्वेज में क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव कहलाता है भाई, ठीक है? मार्जिनल्स जो हैं जब वो मेन वर्ब बनते हैं तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने साथ लेते हैं। ये तो हो गया नियम की बात। मैं भी आपको समझाऊंगा, टेंशन ना लो, अभी बहुत कुछ है समझने के लिए। अभी तो मैं थोड़ा सा बेस बना रहा हूँ तुम्हारा। तो क्या समझे? समझे ये मार्जिनल्स मतलब नीड, डेयर और यूज टू। मार्जिनल्स मतलब नीड, डेयर और यूज टू। ये जो तीन लोग हैं, ठीक है, जनरली आप ये कह सकते हैं ये वर्ब है। क्या है ये? वर्ब है ना? लेकिन ये दो तरीके से बिहेव करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब अगर बनते हैं तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर ये मेन वर्ब बनते हैं तो इनके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये मैंने बताया, नियम के रूप में याद रखना, तो इतना रख लो कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब बने हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मेन वर्ब बने हैं तो इनके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मेन समस्या यही है कि पहचान के कौन बताए कि ये हेल्पिंग वर्ब बने हैं कि या ये मेन वर्ब बने हैं। समस्या सारी यही है कि कौन पहचान के इस बात को बता दे कि ये हेल्पिंग वर्ब कब बने हैं और मेन वर्ब ये कब बने हैं। इसी बात को पहचानना है, इसी बात के नंबर हैं, इसी बात की अंडरस्टैंडिंग है। तो अब आप कहेंगे सर मॉडल्स के साथ आपने मार्जिनल्स इसलिए पढ़ाया, अब आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मॉडल्स जो हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। समझे? वही बात मैं आपको मार्जिनल्स में सिखाना चाह रहा हूँ कि मार्जिनल्स जब जब हेल्पिंग वर्ब बनता है तब तब वो किसके जैसा बिहेव करता है? तब तब वो मॉडल्स जैसा बिहेव करता है। और जैसे मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेम ऐसे ही मार्जिनल्स के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब जब वो क्या बनते हैं? हेल्पिंग वर्ब बनते हैं। वहीं इसका उल्टा केस मैंने बताया, जब जब मेन वर्ब वो बनते हैं तो मेन वर्ब बनेंगे तो मॉडल्स जैसा बिहेव तो कर नहीं सकते, क्योंकि मॉडल्स तो कभी मेन वर्ब बनते ही नहीं हैं। इस बात का कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब ये मार्जिनल्स बनेंगे, सॉरी मेन वर्ब बनेंगे मार्जिनल्स, तो अपने साथ टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे? फर्स्ट फॉर्म लेंगे। एक ये कहानी मैंने आपको बताई, ठीक है? एक सेकेंड, नहीं बन पाया क्या बॉक्स? अब बनेगा, हाँ। तो ये रही कहानी। फिर मैंने बताया कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि नीड, डेयर, यूज टू, ये हेल्पिंग वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म, ये मेन वर्ब है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने कहा सर बहुत ज़्यादा ग्रामर हो गई, ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। मैंने कहा अच्छा चलो साहब, नहीं आ रहा तो फिर एग्जाम्पल ही काम आएगा। ऐसे में कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, मज़ा आ जाएगा। तो मैं 2 4 5 10 सेंटेंस तुम्हारे सामने लिखता हूँ और उस टाइम पे हम अपना डिस्कशन करेंगे, बढ़िया है ना? रुको ज़रा, शुरू करते हैं। नंबर ही डालता हूँ, स्टार नहीं, स्टार में टाइम लगता है। कहाँ से शुरू करूँ? शुरू करूँ पहले कुछ बेसिक सेंटेंस देखते हैं, ठीक है?
जैसे दे वांट, लिखो भाई मेरे साथ, दे वांट सम फूड, ही वांट टू गो देयर, तीसरा हम लिख दें दे शुड सम फूड, they have gone there, ठीक है। और क्या लिख लें हम, एक मिनट मुझे सोचने का टाइम दो, रिलेवेंस मैं सोच लूँ। जैसे कि आज मैच है, तुम्हें रीज़न भी तो समझाना ना ऐसा क्यों हुआ। कुछ सेंटेंस तुम्हारे सामने लिखे इसलिए हैं कि पुराने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँ। अब तुम कहोगे सर पुराने पढ़ाए तो क्यों रिवाइज़ करवा रहे हो। अरे भाई इन्फिनिट इसको नीड डेयर यूज टू को बढ़िया से समझने के लिए पुराने कॉन्सेप्ट ज़रूरी हैं थोड़े से रिवाइज़ करना। हालांकि मैं पिछले जितना टाइम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम ज़रूर लूँगा। ध्यान से देखो, दे वांट सम फूड पहला सेंटेंस है, बिल्कुल सही बात है। वांट ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है सम फूड, इसका सब्जेक्ट है दे, है ना, सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट, ये आपके पास वर्ब हो गई। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, दे वांट सम फूड, उनको कुछ खाना चाहिए, मैंने नहीं कहा। यहाँ से समझ में आया वांट का रिप्लाई मिल रहा है, वांट ट्रांजिटिव वर्ब है। वहीं मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही वांट टू गो देयर, कि वो जो है वहाँ पे जाना चाहता है। ही वांट टू गो देयर, वो वहाँ जाना चाहता है, वो कोई भी जगह है जिसकी बात चल रही है। अब अगर तुम समझदार हो तो एक बात तुम ये भी देखोगे कि पहली बात तो ही के साथ वांट नहीं क्या आएगा, वांट्स आएगा। ही सिंगुलर है तो मेन वर्ब भी आपकी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा है, वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से तुमने अभी सीखा 2 मिनट पहले कि वांट ट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेती है। वहीं मैंने दूसरे सेंटेंस में लिखा ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है ना। कहाँ जाना चाहता है, देयर। कहाँ जाना चाहता है, देयर मतलब वहाँ जाना चाहता है। चलो साहब बढ़िया बात है, लेकिन मैं पूछूं ही वांट्स व्हाट, कि यार वो क्या चाहता है, बताओ मुझे, बताओ वो चाहता क्या है। बोले सर वो तो जाना चाह रहा है। तो व्हाट का रिप्लाई क्या है, क्या चाहता है वो चाहता है जाना। तो देखो व्हाट का रिप्लाई क्या है, फिलहाल व्हाट का रिप्लाई टू गो है। ही वांट्स व्हाट, वो क्या चाहता है, वो जाना चाहता है। और व्हाट का रिप्लाई टू गो है, तो मैंने आपसे बताया कभी भी व्हाट से रिप्लाई पूछो और वो रिप्लाई दे, तो पहली बात तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। पहली बात तो वो कैसी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। और जो व्हाट का रिप्लाई मिलता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर व्हाट का रिप्लाई क्या है, टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बना, यहाँ ऑब्जेक्ट बना। और याद करो मैंने एक सेंटेंस लिखवाया था आपको, टू लव इज़ माई पैशन,
शायद 75 74 कुछ सेंटेंस था जब मैंने सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पढ़ाया था। वहाँ पे मैंने आपको ये सिखाया था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है जो कि सब्जेक्ट भी बन सकता है। ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसका, ऑब्जेक्ट का। तो मैं कुल मिला के तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं आया है तो वो क्या बन सकता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है। सेंटेंस नंबर 2 से आपने देख लिया। प्रूफ मैंने कर दिया आपके सामने, ही वॉन्ट्स टू गो, वह क्या चाहता है, वह जाना चाहता है। तो व्हाट, टू गो, जाना चाहता है। तो ये हो गई बात, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है। एक हो गई बात ये। अच्छा साहब, बोले सर इसके अलावा कुछ बन सकता है? देखो पहले तो इसका नाम इन्फिनेटिव होता है, तुम्हें पता होगा, ठीक है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। तुम्हें ना पता हो तो मैंने बता दिया, ठीक है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है। बोले सर इसके अलावा, मैंने कहा यार इसके अलावा क्या बन सकता है, एडवर्ब भी बन सकता है। मैंने उस टाइम भी बताया था इसके अलावा क्या भी बन सकता है, एडवर्ब भी बन सकता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तो बनेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मतलब नाउन, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मतलब नाउन की तरह काम कर सकता है और साथ में एडवर्ब की तरह काम कर सकता है, ठीक है। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी इन्फिनेटिव के कॉन्टेक्स्ट में। हालांकि मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने थोड़ा बहुत पहले बताया था, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान रख लेना। अभी मैं इसको आगे यूज़ करूँगा इसी बात को। दे शुड सम फूड, देखो सम एडजेक्टिव है, फूड नाउन है, तो ये नाउन हो गया, ये सॉरी दे, ये सब्जेक्ट हो गया। शुड है हेल्पिंग वर्ब, खाली हेल्पिंग वर्ब से भी काम नहीं चलता, खाली है ना, खाली हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाए तो हमें यहाँ पे कोई मेन वर्ब रखनी पड़ेगी, तभी सेंटेंस ठीक होगा। तो दे शुड हैव सम फूड, खाने के लिए हैव लगा लेते हैं, या फिर दे शुड ईट सम फूड, तो उन्हें कुछ खाना खा लेना चाहिए, तो हैव लिख लो, ईट लिख लो, बेहतर तो है कि हैव ही लिख लो, ठीक है। दे हैव गॉन देयर, वो वहाँ पे जा चुके हैं, ठीक है। गॉन जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब तुम कहोगे देयर क्या है, देयर बच्चे एडवर्ब है, देयर क्या है, एडवर्ब। व्हेन द मैच विल स्टार्ट, कि मैच कब स्टार्ट होगा, तो एक बात तुम्हें ये समझ में आनी चाहिए, व्हेन द मैच विल स्टार्ट में मैच सब्जेक्ट है, और सेंटेंस जब जब इंटेरोगेटिव बनता है तो सब्जेक्ट से पहले किसका यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। तो व्हेन द मैच विल स्टार्ट में विल हेल्पिंग वर्ब है, विल का स्थान यहाँ नहीं यहाँ है। व्हेन विल द मैच स्टार्ट, व्हेन विल द मैच स्टार्ट, ये इस तरीके से कहा जाएगा, ये सेंटेंस ठीक होगा। हु मेट यू देयर, है ना, मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है ना। कौन मिला, हुम, है ना, कौन मिला, हुम किस, तुम्हें, किसको मिला मतलब तुम्हें मिला, है ना। कौन मिला, हु तो हमेशा क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। दे हैव नॉट फूड और दे हैव, अब देखो दे हैव नॉट फूड है, अब तुम खुद समझ लो, फूड तो नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आना चाहिए, नॉट आए या नो आए, बोले सर नो आना चाहिए, दे हैव नो फूड, ये मैं बता चुका हूँ। दो सेंटेंस है, ध्यान से देखो, बड़ा मज़ेदार सेंटेंस है ये, दो सेंटेंस समझोगे। देखो यहाँ से शुरुआत हो गई तुम्हारी नीड की, किसकी शुरुआत हो गई, नीड की। कुछ बेसिक बातें यहाँ बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं समझदार हूँ तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। देखो हेल्प के बारे में बताऊँ, हेल्प दोनों बन सकता है, तुम सेंटेंस में यूज़ करके देखना। हेल्प नाउन भी है और हेल्प वर्ब भी है, हेल्प क्या भी है, नाउन भी है, और हेल्प क्या भी है, वर्ब भी है, दोनों काम कर सकता है। अच्छा दोनों काम कर सकता है तो बताना छठा सही है, सातवां सही है, कौन सा ठीक है। दे नीड नो हेल्प, उन्हें किसी भी हेल्प की आवश्यकता नहीं है। देखो नो होता है एडजेक्टिव या डिटर्मिनर बताया था मैंने, हेल्प हो गया नाउन, ठीक है। ये एडजेक्टिव प्लस नाउन हो गया, इसका मतलब अकेली वर्ब रखी है, और अगर अकेली वर्ब रखी है तो ये हेल्पिंग वर्ब तो होने से गई। ये कैसी वर्ब है, ये मेन वर्ब है ना। ये कैसी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। दे नीड नो हेल्प, ये कैसी वर्ब है, मेन वर्ब है। दे नीड नो हेल्प, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस देखना, दे नीड नॉट हेल्प, दे नीड नॉट हेल्प, अब यहाँ पे नॉट आया, नॉट हेल्पिंग वर्ब है, उससे पहले नीड आया, सॉरी क्या कह गया मैं, नॉट जो है वो एडवर्ब है, और मैंने आपको बताया नॉट से पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। तो नीड हेल्पिंग वर्ब है, ये कहना चाह रहा था मैं, नीड हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट के बाद क्या आती है, मेन वर्ब आती है। तो हेल्प यहाँ पे मेन वर्ब है। इसका मतलब जिस हिसाब से सेंटेंस लिखा है 7 नंबर, इसका मतलब यही है कि नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब, नॉट के बाद मेन वर्ब। तो नॉट से पहले जो नीड आया ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट के बाद जो हेल्प आया, ये कौन सी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो इस हिसाब से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, तो कि नीड जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया, और हेल्प जो किस रूप में आया, मेन वर्ब के रूप में आया। लेकिन एक बात और देखो, मैंने कहा दे नीड नॉट हेल्प, उनको हेल्प की कोई आवश्यकता नहीं है, किसकी, या उन्होंने मदद नहीं करी किसकी, अब आवश्यकता नहीं है वाली बात, जो उन्होंने दे नीड नॉट हेल्प, उनको किसी भी मदद की आवश्यकता नहीं है, तुमसे, तुम्हारे फ्रेंड से, है ना, कुछ भी है। लेकिन अगर हेल्प मेन वर्ब बना है, हेल्प क्या बना है, मेन वर्ब बना है, तो हेल्प जो है वाट का रिप्लाई करता है,
सॉरी होम का रिप्लाई करता है दे हेल्प्ड, उन्होंने किसकी सहायता करी, मेरी सहायता करी या कुछ भी करा। बच्चे हेल्प यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब अपना क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। क्या सेंटेंस में कहीं ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रखा है, नहीं रखा, इसका मतलब सेंटेंस गलत है। केवल छठा नंबर ही सही है, दे नीड नो हेल्प सही है, दे नीड नॉट हेल्प गलत है। हालांकि नीड हेल्पिंग वर्ब बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। हेल्प मेन वर्ब बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नॉट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या यहाँ दे सब्जेक्ट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। चारों बातें ठीक हैं जो चार शब्द लिखे हैं, लेकिन सेंटेंस की फॉर्मेशन गलत है। हेल्प जो है वो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब है तो किसका रिप्लाई करेगा, होम का। मैंने कहा जैसे मैं एक सेंटेंस कहता हूँ, दे हेल्प्ड मी, उन्होंने मेरी सहायता करी, तो हेल्प का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। हेल्प ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेगी, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट नहीं रखा। इसका मतलब ये बात जो लिखी है गलत है। सही लिखने का तरीका क्या है, दे नीड नो हेल्प, उनको किसी हेल्प की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बोले सर मैं अगर इसको ही ठीक करना चाहूँ, मैं इसी को ठीक करना चाह रहा हूँ। बोले सर मैं तो एक, आप कह रहे हो गलत है, मैंने कहा हाँ गलत है। अब बोले सर मैं तो इसी को ठीक करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा यार कर दे। ठीक करने का क्या तरीका हो सकता है, दे नीड नॉट हेल्प अरुण। मैंने कहा दे नीड नॉट हेल्प अरुण, कि उनको अरुण की हेल्प करने की आवश्यकता नहीं है। उनको अरुण की हेल्प करने की आवश्यकता नहीं है। अरुण अपने आप में इतना सक्षम है कि वो कर सकता है। ज़रा ध्यान से सुनना, नॉट हेल्पिंग वर्ब, नॉट से पहले, नॉट के बाद मेन वर्ब, दे अपना सब्जेक्ट बनाए। बोले सर ठीक है, हेल्प ट्रांजिटिव वर्ब है, इसने अपना ऑब्जेक्ट किसको बनाया, अरुण को बनाया। अरे भाई साहब बिल्कुल सही है सेंटेंस। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको समझाए। अब आप कहोगे सर अच्छा ठीक है तो फिर इसका यूज़ भी करवा दो। मैंने कहा अरे एक ऐसी बात करी, अभी करवा देते हैं, ध्यान से सुनो। दो चार बातें पढ़ाता हूँ। अब मैं कुछ सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, नीड से रिलेटेड और डेयर से रिलेटेड कुछ सेंटेंस मैं आपको देता हूँ जो आपको समझ में आएंगे, और उस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आठ दस सेंटेंस लिखूंगा कम से कम, देखो इतना में क्लियर हो जाएगा।
हाँ 9 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। देखो काम काम की, ध्यान से सुनो। अब देखो सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले ये मैं इन्फिनेटिव वाली बात आपको एक बार बता देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे इन्फिनेटिव का चर्चा जो है पता क्यों करी थी, अभी ऊपर मैंने इन्फिनेटिव की चर्चा करी थी, ये ना 2+1 की फर्स्ट फॉर्म देखो जो आपको बताया था, इसका डिस्कशन क्यों किया गया इस बारे में ज़रा एक बार यहाँ देखो। पता है क्या, नीड, डेयर और यूज टू। नीड का मतलब आवश्यकता से है, समझ रहे हो, आवश्यकता। डेयर मतलब साहस से है हिंदी में कहें तो, है ना। और यूज टू का मतलब किसी चीज़ का आदी होना, ठीक है। ये कुछ मीनिंग है इनके। अब देखो मतलब मैं इसको मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव से। जैसे जैसे तुम कहोगे आई नीड, मुझे ज़रूरत है, मैं तुमसे पूछूं किस चीज़ की, बोले आई नीड अ गवर्नमेंट जॉब। जैसे ही आपने कहा आई नीड व्हाट, कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, बोले गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत है। अब देखो रटने वाला बच्चा क्या करेगा पता है, वो ये रट लेगा कि मार्जिनल्स अगर हेल्पिंग वर्ब बने हैं मॉडल्स के रूप में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर मेन वर्ब बने तो 2+1 की फर्स्ट फॉर्म। तो पहली बात तो रटने वाले को ये समझ में नहीं आएगा कब वो मेन वर्ब बना है कब वो हेल्पिंग वर्ब बना है। दूसरी बात ये समझ में आ भी गई, तो कई बार ऐसा होता है 2+1 की फर्स्ट फॉर्म आया ही नहीं बाद में, है ना, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, अरे यार ये क्या हो गया, कोई कोई नाउन ऐसा आ गया जो वर्ब जैसा दिखता है तो वो टू लगा देगा या कुछ एक्स्ट्रा कर देगा। मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ बच्चे कि यहाँ जो 2+1 की फर्स्ट फॉर्म है ना, ये ऑब्जेक्ट बन के आया है। क्या बन के आया है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर 2+1 की फर्स्ट फॉर्म क्या बना है, नाउन बना है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि 2+1 की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट भी बन जाता है और सब्जेक्ट भी बन जाता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो वो क्या होती है, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव नाउन बन के आया है। तो जब जब मेन वर्ब होती है ना, देखो ऊपर वाले में तो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब का तो अपना ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ होता नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो केवल टेंस बताने के लिए आई होती है, उसका वैसे तो कुछ लेना देना है नहीं। या फिर मॉडल्स आए तो मूड एक्सप्रेस करने के लिए आए हैं, ये तो हालांकि मूड भी एक्सप्रेस मतलब इसका तो कॉन्टेक्स्ट ही अलग है। तो हेल्पिंग वर्ब बना है तो उस चीज़ को छोड़ दो, वो तो अलग हो गया। लेकिन अगर मेन वर्ब बना है तो मेन वर्ब नीड, डेयर और यूज टू मेन वर्ब बने हैं, तो वर्ब बने हैं तो कैसी वर्ब बने हैं, क्योंकि मेन वर्ब में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव देखते हैं। तो मार्जिनल्स जो होते हैं जनरली, हालांकि खास करके नीड और डेयर की मैं बात कर रहा हूँ, यूज टू के बारे में चर्चा करेंगे अलग से। तो मैं नीड और डेयर की बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में काम करते हैं। किस रूप में काम करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में काम करते हैं तो इनको अपने बाद में क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। अब मैं तुमसे कहूँ ऑब्जेक्ट चाहिए, बोले मेरे पास तो सर वर्ब है, मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दूँ, मगर मैं कहूँगा यार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट थोड़ी बन जाएगी, वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने का कोई जुगाड़ देखो। तो बोले सर वर्ब तो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती, मैंने कहा तुमने तो ऊपर वर्ब लिखी है। बोले सर मॉडल्स के साथ ही तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। अगर मैं ट्रांजिटिव वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म रख दूंगा वर्ब की तो गलत हो जाएगी, क्योंकि मार्जिनल्स जो है ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इनके साथ फिर से फर्स्ट फॉर्म रख दूं, इनके साथ तो ऑब्जेक्ट चाहिए। मैंने कहा तो फिर एक काम कर, ऑब्जेक्ट को क्या बना दे, ये वर्ब को क्या बना दे, ऑब्जेक्ट बना दे। वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, बोले सर इससे पहले टू लगा दो, 2+1 की फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट बन सकती है या फिर सब्जेक्ट बन सकती है। तो ऐसे में हमने क्या करा कि मार्जिनल्स के साथ 2+1 की फर्स्ट फॉर्म लगाया। लेकिन जरूरी नहीं है 2+1 की फर्स्ट फॉर्म ही आए, हमें क्या देखना है, हमें देखना है अगर ये मार्जिनल्स जो हैं नीड और डेयर जो हैं खास करके, अगर ये मेन वर्ब के रूप में आए हैं तो इनके पास क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट में कोई नाउन हो, राम हो, सीता हो, कोई बुक हो, कुछ भी हो, वो होना चाहिए। वो नहीं है तो 2+1 की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। अब जरा सेंटेंसेस की तरफ से देखो, सेंटेंस की तरफ देखो, मजा आ जाएगा। देखो, यू नीड नॉट टू पे दीज बिल्स, कि तुम्हें इन बिल्स को पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, अब एक बात बताओ, अगर नॉट लिखा है तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ सॉरी, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, नॉट के बाद मेन वर्ब आती है। बोले सर बता तो चुके हो, मैंने कहा बढ़िया बात है, बता चुका हूँ। तो अब मुझे फिर सोच के बताओ, ये नॉट लिखा है, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, और नीड जब जब हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो वो मॉडल्स की तरह बिहेव करता है। ऊपर बताया है, लिखा है, एक बार पढ़ लेना। नीड जब जब क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब बनेगा, मॉडल्स की तरह बिहेव करेगा, और मॉडल्स के साथ 2+1 की फर्स्ट फॉर्म आता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल्स के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसलिए टू पे की जगह पे का यूज़ करेंगे। इतना पूछा था पेपर में, नीड और डेयर पूछो मत। सेंटेंस नंबर 2 देखो, वाई नीड आई टू स्टे हेयर, कि भाई मुझे क्या ज़रूरत है ना, क्यों मैं यहाँ रुकना चाह रहा हूँ।
क्यों मुझे यहाँ पर रुकना है तुम्हारे साथ, किसी और के साथ, या कुछ भी। वाई नीड आई टू स्टे हियर, भाई मुझे यहाँ क्यों रुकना है बताओ। तो जरा ध्यान से देखो, आई सब्जेक्ट है, वाई डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, सब्जेक्ट से पहले एक वर्ब रखी है। अगर सब्जेक्ट से पहले रखी है तो वर्ब कौन सी होगी। पीछे इतनी सारी बातें मैं तुम्हें पढ़ा के लाया हूँ, मैंने तुम्हें 1000 बार बताया पीछे कि अगर सब्जेक्ट से पहले कोई वर्ब रखी है इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, ये सब बातें बताई थी ना। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले कोई वर्ब रखी है तो वो मेन वर्ब कभी नहीं हो सकती। हालांकि इतनी कॉमन बात है ये, लेकिन मैं फिर भी मान के चल रहा हूँ कि मेरा काम है पढ़ाने का। सब्जेक्ट से पहले जो भी रखा होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगी। तो इसका मतलब नीड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बना है। और जब जब नीड डेयर हेल्पिंग वर्ब बनते हैं तो वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, मॉडल्स की तरह। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो टू हटाओ, केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म रखो, फर्स्ट फॉर्म। वाई नीड आई टू स्टे हियर, सेंटेंस आपका ठीक हो गया। नंबर 3 देखो, दे डोंट नीड हेल्प हिम एनी मोर, कि उनको और किसी हेल्प की, मतलब अब आगे हेल्प की आवश्यकता नहीं है। दे डोंट नीड हेल्प हिम एनी मोर, अब उनको उसकी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान से देखना, नॉट आया है तो नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बाद मेन वर्ब। अब जरा ध्यान से देखो, अब की बार कहानी पलट गई। अब की बार आपके पास रखा है कौन, नीड, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। देखो अब की बार ये मेन वर्ब है, अब की बार ये मेन वर्ब है, सीधी सी बात है यार। नीड, नॉट, नॉट आ गया तो नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब, नॉट के बाद मेन वर्ब। और जब जब नीड और डेयर मेन वर्ब बनते हैं तब तब ये अपने साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो हेल्प नहीं, क्या आएगा, टू हेल्प आएगा। सेंटेंस नंबर 4 देखो, वी डोंट नीड एनी हेल्प फ्रॉम देम, हमें उनसे कोई हेल्प की आवश्यकता नहीं है। नॉट आया, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब, नॉट के बाद मेन वर्ब। अब नीड क्या बना है, मेन वर्ब बना है। अब आपने क्या पढ़ा, मेन वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। मेन, इसके बाद हमारे नीड के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। अभी आपने ऊपर देखा कि हेल्प के साथ आपने क्या लगा दिया, हेल्प के साथ आपने टू लगा दिया। हेल्प के साथ क्या लगा दिया, टू लगा दिया, टू हेल्प कर दिया। क्यों करा ऐसा, क्योंकि आपको पता था हेल्प भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, हेल्प भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और मेन वर्ब अपने साथ क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। ऑब्जेक्ट लेने के लिए वर्ब से काम नहीं चलेगा, ऑब्जेक्ट लेने के लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनानी पड़ेगी। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलकर क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ये कहानी थी। लेकिन अगले ही सेंटेंस में हेल्प लिखा है, अगली सेंटेंस में हेल्प लिखा है, मेन वर्ब भी है। यहाँ भी मेन वर्ब थी, यहाँ भी मेन वर्ब है, यहाँ भी हेल्प था, यहाँ भी हेल्प है। लेकिन ऊपर वाले हेल्प से पहले कुछ नहीं था, इस वाले हेल्प से पहले एनी लिखा है। बच्चे एनी एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव नहीं, चलो डिटर्मिनर होता है। क्या होता है, डिटर्मिनर होता है। एडजेक्टिव डिटर्मिनर एक जैसे होते हैं। एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है नाउन की। अगर ये एडजेक्टिव है तो यहाँ पर हेल्प वर्ब नहीं, हेल्प कैसे आया है, यहाँ पे हेल्प नाउन के रूप में आया है। यहाँ पे हेल्प किसके रूप में आया है, नाउन के रूप में। अब समझदार को इशारा काफ़ी, क्या ऊपर वाले सेंटेंस में नाउन नहीं था तभी तो उसको नाउन बनाना पड़ा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुल मिलाकर क्या बनती है, इन्फिनेटिव, कुल मिलाकर क्या बनता है, इन्फिनेटिव नाउन ही तो बनता है। तो हमें ऊपर वाले सेंटेंस में नाउन बनाना पड़ा, बनाने के लिए मैंने क्या लगाया, टू लगाया। नीचे वाले सेंटेंस में हेल्प पहले से ही नाउन है, और अगर पहले से ही नाउन लिखा है तो यहाँ पर टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस नंबर 4 अपने आप में बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। नीड मेन वर्ब है और एनी हेल्प उसका क्या बनेगा, एनी हेल्प उसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। नीड का ऑब्जेक्ट बनेगा एनी हेल्प। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, इट नीड्स नॉट बी रिप्लेस्ड नाउ। देखो भाई, नॉट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सॉरी नॉट, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब, नॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और ये नॉट के बाद हमारी मेन वर्ब। दो हेल्पिंग वर्ब में तो मैंने कहा है, पहली हेल्पिंग वर्ब दूसरी हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आता है, बड़ी अच्छी बात। लेकिन एक बात बताओ, नीड से पहले नॉट से पहले नीड लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब है। और जब जब नीड डेयर हेल्पिंग वर्ब बनते हैं तो मॉडल्स की तरह बिहेव करते हैं। अगर मॉडल्स की तरह बिहेव करते हैं, क्या तुमने कभी मॉडल्स में ऐसे एस लगते देखा, कैन का कैंस कर दिया हो, तुमने मे का मेज कर दिया हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। मॉडल्स तो जैसे हैं वैसे रहते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। मॉडल्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या तुमने कभी देखा कि भैया मैंने माइट का माइट्स लिख दिया हो, है ना, कैन का कैंस लिख दिया हो, विल का विल्स लिख दिया हो, ऐसा नहीं होता यार। मॉडल्स के साथ कभी भी ऐसी या ईएस नहीं लगता। तो नीड्स नहीं, किसका यूज़ करेंगे, नीड का। लेकिन लेकिन अगर नीड मेन वर्ब बने, अगर नीड मेन वर्ब बने तो भाई मेन वर्ब में एस या एस लग सकता है सिंगुलर प्लूरल की रिक्वायरमेंट में। उस सिचुएशन में हम एस एस लगा सकते हैं। लेकिन नीड और डेयर जब जब मॉडल बने हैं उसके साथ एस या एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 5 देखो, तो 5 में हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है, और मैंने आपको बताया जब जब भी हेल्पिंग वर्ब बनते हैं इनके साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है।
देख लो, आई ना ही फर्स्ट फॉर्म, ये आ गया बी। बी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सेंटेंस बिल्कुल क्या है, अब क्या है, ठीक है। नंबर 5 ठीक हो गया। 6 नंबर देखो, हाउ डेयर ही एंटर माई ऑफिस। उसने हिम्मत कैसे करी मेरे ऑफिस में घुसने की, है ना। उसने कैसे साहस करा कि वो मेरे ऑफिस में घुस गया। आसान सेंटेंस है। हाउ डेयर, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आया है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसका मतलब डेयर सब्जेक्ट से पहले लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। एंटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोहन डेयर टू एक्सेप्ट द चैलेंज, है ना। मोहन डेयर टू एक्सेप्ट द चैलेंज, मोहन ने साहस करा है क्या करने का? चैलेंज को एक्सेप्ट करने का। बहुत बढ़िया भाई। एक बात बताओ, डेयर अकेला रखा है, नॉट तो है नहीं। नॉट होता तो पहचान लेते, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब, नॉट के बाद मेन वर्ब। इंटेरोगेटिव होता तो भी पहचान लेते कि इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले कुछ रखा है तो वो हेल्पिंग वर्ब है। अभी तो फिलहाल केवल एक वर्ब रखी है, केवल एक वर्ब रखी है, क्या? डेयर। केवल एक वर्ब रखी है, डेयर। और अगर एक वर्ब रखी है डेयर तो फिर ध्यान से सुनना, डेयर अकेली वर्ब है तो ये मेन वर्ब होगी। और अगर अकेली वर्ब मेन वर्ब होगी तो मैंने कहा जब जब नीड और डेयर क्या बनते हैं, मेन वर्ब बनते हैं, तो अपने साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। वर्ब तो ऑब्जेक्ट बनेगी नहीं, इसलिए वर्ब को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव के रूप में रखते हैं। और वो इन्फिनेटिव क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है ना। तो डेयर के साथ क्या आएगा? टू एक्सेप्ट। डेयर वॉट? मोहन डेयर टू एक्सेप्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि किसके रूप में आया? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, जो कि क्या है? इन्फिनेटिव है। ठीक है। अब तुम कहोगे चैलेंज क्या है? अरे चैलेंज एक्सेप्ट का ऑब्जेक्ट है ना। चैलेंज किसका ऑब्जेक्ट है? इन्फिनेटिव का। अब तुम कहोगे सर एक्सेप्ट तो वर्ब है, वर्ब का एक्सेप्ट तो इन्फिनेटिव है। अरे इन्फिनेटिव है तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे है तो वर्ब। ये जो एक्सेप्ट है ये भी तो वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट अपना चैलेंज है। उससे मतलब नहीं, तुम डेयर पे ध्यान रखो, ये थोड़ा डिटेल में आ जाएगी बात, ये बात आगे पढ़ाएंगे। मोहन डेयर टू एक्सेप्ट द चैलेंज, तो डेयर मेन वर्ब, मेन वर्ब है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। 8 नंबर देखो, वी डेयर नॉट टू गो अगेंस्ट अवर पेरेंट्स, कि हम जो है कोई भी, हम जो है, हमें इतना साहस नहीं है, हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाएं। नॉट, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब, और जब जब नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वो मॉडल्स की तरह बिहेव करता है। नॉट, नॉट से पहले क्या? हेल्पिंग वर्ब, नॉट के बाद क्या? मेन वर्ब, नॉट के बाद क्या? मेन वर्ब। और जब जब नीड और डेयर मेन वर्ब बनते हैं तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर वर्ब रखी है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ये वर्ब रखी है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई नाउन रखा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि नाउन के रखे होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नाउन तो रखा है फिर तो बढ़िया ही है, फिर क्या समस्या है? समझे? ये कुछ चीज़ें थी नीड और डेयर की। मुझे लगता है मैंने 8-10 सेंटेंस दिए, तुम्हें मज़ा आ गया होगा। अगर तुमने समझ, ईमानदारी से समझा है, बिल्कुल जेन्युइनली तुमने दिमाग लगाया कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, तो तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब तुम कोई भी सेंटेंस टैकल करो, दिक्कत आने की संभावना है ही नहीं। ठीक है, बात करते हैं यूज टू की। देखो भाई, नीड और डेयर की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं यूज टू की। देखो यूज टू जो है ना, अगर मैं आपसे पूछूं यूज टू का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कहाँ यूज टू का यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट, क्या? हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट की, पास्ट का हैबिचुअल एक्शन क्या है? पास्ट का हैबिचुअल एक्शन यूज टू है। एक रही ये बात। चलो बढ़िया, अब ध्यान से सुनना। पहले मैं 2-4 नियम बताता हूँ, जो किताबी बातें वो बताता हूँ, फिर समझाऊंगा क्या होता है। हालांकि इसमें ज़्यादा समझाने की बात है नहीं, बड़ा सिंपल सी कहानी है। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर यूज टू आ जाए तो यूज टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म लगा दो। बाकी एंड सॉन्ग जो चल रहा है चलने दो। दूसरी बात, अगर सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ इज़, एम, आर आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए? इज़ एम आर आ जाए। बेसिकली बी वर्ब की बात चल रही है, लेकिन बी वर्ब में इज़ एम आर, ठीक है, प्लस यूज टू आ जाए, तब ऐसी सिचुएशन में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है, प्लस डॉट 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 डॉट। ये 2 सिचुएशन ही बनेंगी, 2 से ज़्यादा बात बननी नहीं है, इतना ही है समझने के लिए। अगर यूज टू आया है ना, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जनरल सेंस में बताता हूँ, हालांकि इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। ठीक है, ये जो यूज टू है यहाँ पे आप सोच रहे हो, जैसे ये वाला जो यूज है ना, अगर आप सोच रहे हो कि ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव, चलो खैर तुम ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ। तुम एक बात सुनो, अगर यूज टू आया है ना, अगर अकेला यूज टू आया है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर के साथ यूज टू आया तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म।
कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए बोले सर ऐसा कैसे कर लेंगे हमें याद रह जाए बात। बच्चे यूज टू हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट है, अगर अकेला यूज टू रखा है मतलब बात पास्ट की है। बात किसकी है? पास्ट की है। अरे यूज आ तो गया सेकंड फॉर्म पास्ट की, और यूज के साथ टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? फर्स्ट फॉर्म आ गई। यूज आ गया पास्ट के लिए। बोले सर ठीक है। आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था, अब नहीं जाता, जाया करता था, पास्ट में जाया करता था। आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बाइसिकल, मैं साइकिल से स्कूल जाया करता था, जाया करता था, अब नहीं जा रहा स्कूल भैया, अब स्कूल पूरा हो गया। तो वही चीज़ है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने एक चीज़ ये कही, ठीक है साहब। दूसरा देखो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज टू प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म। अगर इज एम आर आ गया तो ये हैबिचुअल एक्शन तो है, लेकिन इज एम आर किसको दिखाता है? प्रेजेंट को दिखाता है। किसको दिखाता है? प्रेजेंट को दिखाता है। तो ये हैबिचुअल एक्शन कब का है? पास्ट का है, प्रेजेंट का? खाली यहाँ पे यूज टू लिखा है तो यूज टू सेकंड फॉर्म है, मतलब बात चल रही पास्ट की, तो हैबिचुअल एक्शन किसका? पास्ट का। लेकिन अगर इज एम आर आ गया साथ में, तो याद रखने के लिए आप ये सोच लो कि इज एम आर हैबिचुअल एक्शन है, लेकिन कब का है? इज एम आर मतलब प्रेजेंट का हैबिचुअल एक्शन है। और अगर प्रेजेंट का हैबिचुअल एक्शन है तो अब भी चल रहा है ना। जैसे कोई है कि भाई मैं जो हूँ, मुझे जो है सुपर बाइक्स का शौक है, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई ना मुझे सुपर बाइक्स का बड़ा शौक है, तो मैं जो हूँ यूज टू हूँ बड़ा सुपर बाइक्स को राइड करने के लिए, है ना। तो अब इसका मतलब अभी प्रेजेंट में भी आपको शौक है, तो वो शौक लगातार चल रहा है। और कोई चीज़ लगातार चल रही है तो उसके लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? आईएनजी फॉर्म। हर वो एक्शन जो लगातार चल रहा है उसके लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। सीधी सी कहानी है। और अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, तो दोनों कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गए होंगे। अब मैं दो तीन सेंटेंस देता हूँ तो तुम्हें मजा आएगा। थोड़ा सा सेंटेंस देते हैं, सेंटेंस करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा फिर चलेंगे आगे, है ना। अभी तो मैंने इतनी ही बात तुम्हें बताई है, इसी के ऊपर सेंटेंस देता हूँ। ध्यान से देखो। आई यूज टू गो टू स्कूल, जो मैंने अभी बोला था वही लिख दे रहा हूँ, बाय साइकिल। कि भाई मैं साइकिल से स्कूल जाया करता था, एक ज़माने की बात थी, जाते भी साइकिल से थे वैसे हम तो। मेरी साइकिल चोरी हो गई थी यार, पता है, स्कूल से चोरी हो गई थी। और प्रिंसिपल ने कहा कि तुम ताला नहीं लगाते हो, तो उसने दी भी नहीं वापस। मतलब इट्स काइंड ऑफ कि कुछ करा भी नहीं, बस खड़े होकर कह दिया प्रेयर वगैरह से पहले कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये है वो है, और मेरी कोई सपोर्ट करी नहीं। फिर उसके बाद घर वालों ने दिलवाई नहीं, फिर पैदल ही गए। दुख झलक गया मेरा, समझ लो, साइकिल की बात आती ही। ध्यान से सुनो। अरे बड़ा मतलब इट्स काइंड ऑफ अ बिग थिंग कि उस टाइम पे, इट वॉज काइंड ऑफ अ बिग थिंग कि उस टाइम पे साइकिल होना तो अपने आप में बड़ी अच्छी बात थी। और मैं बड़ी सिंपल वो 22 इंची वाली साइकिल नहीं होती, वो दिलवाई थी घर वालों ने। अरे भाई उस टाइम तो उसका भी ऐसा होता था कि पता नहीं क्या मिल गया हमें। चलो भी देखो, आई यूज़ टू गो टू स्कूल बाय साइकिल, कि मैं जो हूँ यूज़ टू गो टू स्कूल बाय साइकिल, कि मैं स्कूल साइकिल से जाया करता था। खाली यूज़ टू आया है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। एम आ गया है तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बात बिल्कुल क्या है? बात बिल्कुल सही है। मुझे लगता नहीं इसके अलावा कोई दिक्कत है कि हाँ ये इसमें कुछ समझने की बात है, बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है नहीं। अब ध्यान से सुनो। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूँ कि यू विल गेट यूज टू ईट दिस फूड। जैसे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं बहुत बच्चे, तो खाना बड़ा ख़राब मिलता है। तो एक लड़का दूसरे लड़के से कह रहा है कि यू विल गेट यूज टू ईट दिस फूड, कि तुम इस खाने को खाने के क्या हो जाओगे? बड़े आदी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, धीरे धीरे तुम इस खाने को खाने के आदी हो जाओगे। अब देखो ध्यान से सुनना। अब आपको भी सर आपने बताया एम आएगा, आपने क्या बताया? एम आएगा। यहाँ तो एम आया नहीं, और एम आया नहीं तो हमने आईएनजी फॉर्म लगा ही नहीं। मैंने कहा यार ये तो तुमने गलत कर दिया। ध्यान से सुनो, ये जो गेट आया ना, गेट है ना, ये गेट भी क्या ही है? अगर कहीं गेट लिखा है तो वो इज एम आर का ही फॉर्म है, ऐसे मान के चलो। वो इज एम आर का काम कर सकता है। गेट जो है वो किसका काम कर सकता है? इज एम आर का काम कर सकता है। ध्यान रखना, गेट जो है इस एम आर का काम यूज़ कर बिल्कुल ईजिली कर सकता है। मतलब सेंटेंस में गेट की जगह इस एम आर आ सकता है। जैसे मैं कहता हूँ आई गॉट देयर, मतलब मैं वहाँ पर था, है ना, तो आपका आई वॉज देयर। दोनों ही बातें ठीक हैं, और लिखने का आई गॉट देयर
है ना। जैसे मैं कहता हूँ आई गॉट देयर मतलब मैं वहाँ पर था, है ना, तो आई वॉज देयर मैं वहाँ पर था, दोनों ही बातें बिल्कुल क्या है, सेम है। मैं कहता हूँ आई गॉट हेल्प्ड, है ना, कि मेरी मदद कर दी गई थी किसी के द्वारा, पता नहीं, आई गॉट हेल्प्ड बाय सम स्ट्रेंजर, कि भाई मेरी किसी स्ट्रेंजर ने मदद कर दी, तो आई गॉट हेल्प्ड बाय सम स्ट्रेंजर। अब इस सेंटेंस को क्या लिखूँ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं सकता, आई वॉज हेल्प्ड बाय सम स्ट्रेंजर, एक ही बात है यार, आई गॉट हेल्प्ड बाय सम स्ट्रेंजर, ठीक है, आई वॉज हेल्प्ड बाय सम स्ट्रेंजर, दोनों बातें सेम ही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, पता है। गॉट लिख लो, वॉज लिख लो, ऐसी गेट लिख लो, या फिर क्या लिख लो, इज एम आर लिख लो, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, कभी तुम सोच रहे हो। फिलहाल मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए, ठीक है, चाहो तो लिख लेना। तो ये जो गेट आ जाए ना कहीं, अगर तुम गेट देख के बोले सर ने तो एम बताया था, पत्थर की लकीर है, अरे हल्का हाथ, गेट भी आ सकता है, गेट इस एम आर का ही काम करता है, गॉट वॉज वर का ही काम करता है। तो अगर गेट यूज टू भी आ गया तो ईट नहीं, किसका यूज़ करेंगे, ईटिंग का यूज़ करेंगे। एक तो रही ये बात समझने की, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 2 सेंटेंस और देता हूँ। ही यूज टू हार्ड वर्क, या फिर वर्क हार्ड, एक बात। दूसरा, ही इज यूज टू वर्क हार्ड, हार्ड वर्क, वर्किंग हार्ड। 3 ऑप्शन दिए मैंने आपको, ठीक है। बताओ ज़रा क्या ठीक होगा क्या नहीं ठीक होगा, चलो थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। 2 बातें याद रखो, 3 याद रखो हालांकि। हार्ड वर्क नाउन होगा, है ना, क्योंकि हार्ड एडजेक्टिव हो गया, उसकी क्वालिटी किसने बता, हार्ड ने किसकी क्वालिटी बता दी, वर्क की क्वालिटी बता दी। दूसरा, वर्क हार्ड वर्ब होगी, वर्क हार्ड क्या होगी, वर्ब होगी, क्योंकि हार्ड, वर्क हार्ड की क्वालिटी नहीं बता रहा, हार्ड किसकी क्वालिटी बता रहा है, वर्ब की। तो वर्क वर्ब है और हार्ड उसका एडवर्ब है, तो मेन यहाँ पर कौन ही है, वर्ब ही है। तो वर्क हार्ड जो पूरा फ्रेज है वो किसके रूप में काम करेगा, हार्ड किसके लिए आया, वर्क के लिए आया है। अगर इसको नाउन मानते ना तो ये नाउन होना चाहिए था, ये एडजेक्टिव होना चाहिए था, ऐसा है नहीं, ये एडवर्ब बनेगा फिलहाल, पता है। तो ऐसी वर्क हार्ड है, वर्क हार्ड पूरा का पूरा क्या बनेगा, मैं तुमसे पूछूं वर्क हार्ड कहीं लिखा है तो पूरा फ्रेज क्या बनेगा, वर्ब बनेगा। ऐसे ही मैं तुमसे कहूँ, और मैं कहूँ तुमसे कुछ, रुक जाओ मैं कह देता हूँ, और मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हें कहीं मिल जाए हार्ड वर्किंग, ये एडजेक्टिव बन जाता है। हालांकि ऐसा कोई सेंटेंस दिया नहीं मैंने फिलहाल अभी। हार्ड वर्किंग ये कैसा सेंटेंस है, हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है, हार्ड वर्किंग क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिंग लिख दिया क्या मैंने, एडजेक्टिव है। एक बात और बता दूं काम की, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म फिलहाल यूज़ हो रही ना, ये भी क्या ही है, ये भी नाउन फॉर्म ही है वर्ब की, या फिर ऐसा कहूँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है ना यहाँ पर जो यूज़ हो रही है वो भी क्या ही है, वो भी नाउन के रूप में यूज़ हो रही है, ध्यान रखना। वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी किस रूप में यूज़ हो रही है, नाउन के रूप में ही यूज़ हो रही है। चलो खैर इतनी बात, ज़्यादा मैंने थोड़ी बात कर ली। तुम मुझे तीनों सेंटेंसेस के आंसर बताओ सोच समझ के, सॉरी दोनों सेंटेंसेस के आंसर बताओ सोच समझ के। 2 सेंटेंस तुम्हारे सामने लिखे हैं मैंने यूज टू वाले, थोड़े से मैंने थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया क्वेश्चन, ये कराना इसलिए ज़रूरी है, एक तो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, दूसरा दिमाग की मशक्कत होगी तभी सीखोगे यार, ऐसे नहीं सीखोगे। करो जरा कोशिश एक बार। चलो पॉज करके देख लेना, मतलब अगर जज कर रहे हो तो मैं सॉल्यूशन कराता हूँ। देखो एक बात तुम्हें पता है, यूज टू, हालांकि तुमने आंसर निकाल लेंगे, ईजी है यार ये। यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तुम्हें पता है, मैंने बता दिया हार्ड वर्क तो नाउन होता है, हार्ड वर्क क्या होता है, नाउन होता है, तो बाद में नाउन तो चाहिए नहीं, बाद में चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा वर्क हार्ड क्या है, वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है।
अच्छा, तो यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वर्क हार्ड आंसर हो गया, हार्ड वर्क गलत हो गया। फिर वही बात, इज़ यूज टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए होती है, इसके बाद चाहिए होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म चाहिए होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तुम्हें पता है वर्क हार्ड अभी बताया वर्ब है, देखो वर्क हार्ड क्या है, वर्ब है, अभी बताया ना तुम्हें वर्क हार्ड वर्ब है। अगर वर्क हार्ड वर्ब है तो वर्किंग हार्ड क्या हो जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी फॉर्म। तो ये तो बिल्कुल सही है, वर्किंग हार्ड। ही इज़ यूज टू वर्किंग हार्ड, है ना, ही इज़ यूज टू वर्किंग हार्ड, कि वो बड़ी मेहनत कर रहा है और वो आदी हो गया है मेहनत करने का, ठीक है नहीं, बहुत बढ़िया। अभी प्रेजेंट की बात चल रही है क्योंकि इज़ आ गया है, तो इज़ आया तो आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, सही बात है, आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, मान लिया हमने, और हमने उस हिसाब से किसका यूज़ कर लिया, वर्किंग हार्ड का यूज़ कर लिया। दो ऑप्शन बचे, वर्क हार्ड, हार्ड वर्क, वर्क हार्ड और हार्ड वर्क। तुम्हें पता है वर्क की फर्स्ट फॉर्म तो आती नहीं है, तुम्हें पता है वर्क की फर्स्ट फॉर्म तो आती नहीं है, इज़ अगर आ गया तो यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी नहीं, इसका मतलब वर्क हार्ड तो गलत है, इसका मतलब वर्क हार्ड तो गलत है। बचा हार्ड वर्क, बचा क्या, हार्ड वर्क। तुम्हें पता है हार्ड वर्क होता है नाउन, हार्ड वर्क क्या होता है, नाउन। और मैंने तुम्हें अभी बताया, देखो क्या, अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना आई है यूज टू के साथ, अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या आई है, यूज टू के साथ आई है, तो वो क्या बन सकती है, वो नाउन बन सकती है। अरे वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन बन सकती है, उसी को तो जीरन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, जीरन बोलते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन बनती है उसको जीरन बोलते हैं। तो मैं आपको कह दूं कि यहाँ पर यूज टू के बाद आईएनजी फॉर्म क्यों लगाई है, यूज टू के बाद आईएनजी फॉर्म क्यों लगाई है, क्योंकि मुझे नाउन चाहिए था, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, नाउन चाहिए था। अब तुम कहोगे सर नाउन पहले भी चाहिए था, तब तो आपने एनजी फॉर्म नहीं लगाई, नीड और डेयर के साथ तो आपने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। यहाँ नाउन चाहिए था तो आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी, आईएनजी फॉर्म लगा दी। बच्चे यहाँ पर एक्शन चाहिए था कंटिन्यूस, समझे, यहाँ पर एक्शन चाहिए था कंटिन्यूस, तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करी, आईएनजी फॉर्म यूज़ करी। हालांकि इसके पीछे और भी कॉन्सेप्ट है कि कब इन्फिनेटिव आता है, कब आईएनजी फॉर्म आता है, ये चीज़ लेकिन अब की नहीं है, जब तुम लगभग सिलेबस पूरा कर लोगे तब की ये बात है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, दो चार शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ ज़रूरत के हिसाब से टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी नाउन बनाएंगे और ज़रूरत के हिसाब से वर्ब की आईएनजी फॉर्म को भी नाउन बनाएंगे। तो यहाँ पे जो आईएनजी फॉर्म आई है वो नाउन ही बनी है, यहाँ पर जो आईएनजी फॉर्म आई है वो क्या ही बनी है, नाउन ही बनी है। तो या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दो, वो नाउन का काम कर लेगी, या फिर डायरेक्ट क्या ही लिख दो, डायरेक्ट नाउन ही लिख दो। हार्ड वर्क भी क्या है, सही है, हार्ड वर्क भी क्या है, सही है। दोनों ही बातें ठीक हैं, दोनों में कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है नहीं। एक बात ठीक है, तो यूज टू का मतलब फिलहाल हो गया आदि होना, ठीक है। क्या बताया मैंने, अभी तक हमने ऊपर जितना भी यूज टू पढ़ा, देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, ये दूसरा पेज था शायद, नहीं पहला ही पेज था हमारा। तो यूज टू जो है, यूज टू का मीनिंग बेसिकली मैंने क्या कहा, हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट, पास्ट का हैबिचुअल एक्शन, या फिर प्रेजेंट का भी है तो इसे हमारा लगा लेंगे, किसी चीज़ का आदि होना। फिलहाल इसका मीनिंग क्या है, किसी चीज़ का क्या होना, किसी चीज़ का आदि होना, किसी चीज़ का आदि होना। मैंने कहा यार बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, यूज़ का मतलब प्रयोग से भी तो निकलता है, ये बताओ यार, यूज़ का मतलब प्रयोग से नहीं निकलता है ना, यूज़ मतलब प्रयोग, प्रयोग करना है ना, यूज़ मतलब प्रयोग करना, किसी चीज़ का प्रयोग करना। बोले यार मतलब तो निकलता है। तो कई बार अगर ऐसा हो गया सेंटेंस में प्रयोग करने की बात होगी तो क्या करोगे, मैंने कहा अरे हम बताते हैं, कन्फ्यूज़न तो छोड़ना ही नहीं है। सॉल्ट इज़ यूज्ड टू प्रिजर्व द फूड, सॉल्ट इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड, दा छोड़ो, फूड से पहले नहीं लगाएंगे, ठीक है। मैंने कहा सॉल्ट इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड। अब देखो एक बच्चा है जो रट के गया भाई, उसे तो याद है कि भले मेरे सर ने बताया, इस एम आर के साथ अगर यूज टू आ जाए तो देखते ही गोली मार दो, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दो, आईएनजी फॉर्म। वो प्रिजर्व का प्रिजर्विंग करेगा, एक नंबर उसका गया और आधा तो गया दूसरे वाले का जो सही करा है, एक सही 1/4 चला जाएगा। भाई गलती हो गई, सुनो ध्यान से, प्रिजर्व भी ठीक है, सेंटेंस में कोई गलती है ही नहीं, ठीक है। अगर तुमने समझा नहीं ना, रट के करा तो हो गई काम, गई भैंस पानी में। सॉल्ट इज यूज टू प्रिजर्विंग। अब तुम्हें दिमाग में सीधा सीधा आएगा कि यार इस एम आर के साथ यूज टू आया, अभी तो बताया आईएनजी फॉर्म आएगी, गलती है ही नहीं, आईएनजी फॉर्म आएगी, बिल्कुल ठीक है। भाई एक चीज़ देखो, यहाँ पर क्या मीनिंग है यूज टू का, आदि होना या प्रयोग करना, सोच के बता दो। सॉल्ट इज यूज टू प्रिजर्व फूड, सॉल्ट जो है वो आदि है फूड को प्रिजर्व करने का, या सॉल्ट का प्रयोग किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, सोच के बताओ। सॉल्ट को यूज़ किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर यूज टू का मतलब आदि होने से नहीं है, यहाँ पर यूज टू का मतलब किससे है, प्रयोग करने से। और अगर प्रयोग करने से इसका मतलब है तो भाई कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। कभी तुम सोच रहे हो कि पुराना नियम ही लगेगा, फिर सिंपल सी बात है, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस है, सॉल्ट इज यूज टू प्रिजर्व फूड,
बाय अस हम लोग यूज़ करते हैं। अब तुम कहोगे सर टू के साथ आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं लगाई? अरे भाई टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तभी तो इन्फिनेटिव बनेगा। यहाँ पर यूज्ड अलग है ना, और टू अलग है। यहाँ पर यूज़ के साथ टू आया ही नहीं, यहाँ पर जो यूज्ड है वो इसका यूज हुआ है केवल। इस वाले यूज्ड का मतलब है केवल क्या, इस वाले यूज का मतलब है प्रयोग करना। बोले सर ये टू यूज्ड के साथ नहीं आया, टू आया प्रिजर्व के साथ, ये बनेगा टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर इसका मतलब है ही नहीं बेसिकली ऐसा मान के चलो कि आदि होना। और हमें पता है अगर टू कहीं आया तो टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। मैंने तुम्हें कभी बताया कि टू के साथ आईएनजी फॉर्म आती है? नहीं। टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? जनरली टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव बनाने के लिए टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, आईएनजी फॉर्म आता नहीं है, इसलिए हमने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा और सेंटेंस भी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं आई? क्योंकि इसका मीनिंग आदि होने से नहीं है। अगर मीनिंग आदि होने से होगा तो परफेक्ट आईएनजी फॉर्म आएगी। मैंने कहा ही यूज टू वर्क हार्ड, है ना, या ही इज यूज टू वर्किंग हार्ड। वो आदि हो गया है क्या करने का? कठिन परिश्रम करने का। तो फिलहाल सिचुएशन ही ऐसी है कि यहाँ पर यूज टू जो आया है वो ऐसी सिचुएशन को दिखाने के लिए आया है जहां पर तुम कहना चाह रहे हो कि वो आदि हो गया है। मीनिंग आदि होने का है। मीनिंग किसका है? आदि होने का, ना कि प्रयोग करने का। मीनिंग किसका है? आदि होने का है। अब देखो दो सेंटेंस देता हूं, ध्यान से सुनो। लास्ट चल रहा है जैसे कि camels are used to carry heavy loads in deserts। कि भाई कैमल्स जो हैं या तो आदी हो गए हैं कैरी करने के हैवी लोड को, या फिर प्रयोग किए जाते हैं। वो तुम खुद देखो। कैमल्स आर यूज टू लिव विदाउट वाटर इन डेजर्ट्स। अब देख लो, सीधी सी बात है। इस हमार के साथ यूज टू आया, इस हमार के साथ यूज टू आया, तो तुम्हारा अगर कोई बच्चा ऐसा होगा बोले भाई साहब देखती गोली मार दूंगा, कैरिंग कर दूंगा, लिविंग कर दूंगा, गलत हो जाएगा यार। ध्यान से भी तो देखो, यूज टू आया है लेकिन यूज टू का मतलब तो देखो क्या है। कैमल्स आर यूज टू कैरी हैवी लोड्स। कैमल्स जो हैं वो आदी हैं हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए डेजर्ट्स में, या कैमल्स का प्रयोग किया जाता है हैवी वजन को उठाने के लिए डेजर्ट में। सोच के देखो, कैमल्स को प्रयोग किया जाता है, कैमल्स को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में जो यूज टू है ना, यहाँ पर यूज का मतलब किससे है? प्रयोग करने से। किससे है? प्रयोग करना। और प्रयोग करना है तो यहाँ पर यूज्ड ही है, इसके साथ टू नहीं आया। टू आया किसके साथ? कैरी के साथ, और कैरी के साथ है तो टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई चेंज की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, कैमल्स आर यूज्ड टू लिव विदाउट वाटर इन डेजर्ट्स। कैमल्स प्रयोग किए जाते हैं बिना पानी के रहने के लिए, या कैमल्स आदि होते हैं बिना पानी के रहने के लिए। सोच के देखो, कैमल्स आदि होते हैं, यहाँ पर यूज टू पूरा साथ में आया है ना। यहाँ पर यूज टू का मतलब किससे है? आदि होना। और जब जब आदि होने से मतलब है तो इस एमआर अगर आया हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। लिव नहीं क्या आएगा? लिविंग आएगा। लिव नहीं क्या आएगा? लिविंग आएगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। मुझे लगता है बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कुल मिला के मार्जिनल्स की कंप्लीट क्लास हो गई है। हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन हाँ मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। नीड पढ़ दिया है, डेयर पढ़ दिया है, यूज टू पढ़ दिया है, तीनों चीज़ें पढ़ दी हैं। ठीक है, कल की क्लास में कुछ वर्ब ऐसी पढ़ेंगे जिनकी मतलब अब कल की क्लास से बेसिक वर्ब, कन्फ्यूजिंग वर्ब शुरू करेंगे। जो हमारा वर्ब चैप्टर है उसमें कन्फ्यूजिंग वर्ब्स के बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो कल की क्लास से कन्फ्यूजिंग वर्ब्स का चैप्टर शुरू करेंगे, वर्ब्स का टॉपिक शुरू करेंगे और उसी को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी काम कल करते हैं यार। चलो टाटा बाय सभी को, कल मिलते हैं।